अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहां कहां इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब यहां पे बड़ा ही सिंपल तरीके से समझाया गया है कि चार एसेट क्लासेस हैं। एसेट मतलब जो आपको रिटर्न बना के देता है उसको हम एसेट बोलते हैं। लायबिलिटी वो होती है जो हमसे पैसा एक्सपेंस कराता है। यहां पे चार मेजर जो भागों में इसको बांटा गया है और किस हिसाब से बांटा गया है कि कितनी आप उसमें रिस्क उठा रहे हैं और कितना आपको उसके बेसिस पे रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि सिंपल सा इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक फंडा होता है कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड शुड बी। मतलब अगर आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं अपने पैसों के साथ तो आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अदरवाइज दैट इज अ स्टूपिड इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे चार बेसिक समझाए गए हैं इन्वेस्टमेंट एसेट्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट आमतौर पे आप समझ सकते हैं जो हम सब करते हैं और हमारे बड़े लोग करते आए हैं, जिनको बोला जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। जैसे आप बैंक में एफडी कराते हैं, बैंक आपको गारंटी देता है कि मैं आपको 6, 7, 8% जो भी रिटर्न उस टाइम पे चल रहा है वो दूंगा। बैंक आपसे पैसा लेके आगे फर्दर किसी को लोन देता है 12% पे। तो बैंक का बिजनेस इसी वजह से वर्क करता है कि 12% पे वो किसी और को दे रहा है, आपसे 7-8% पे ले रहा है, बीच का 3-4% उसका मार्जिन हो जाता है। तो इस वजह से आपको रिटर्न्स मिलते रहते हैं रेगुलर पीरियड पे। उसके अलावा एफडी के अलावा जो है, बैंक एफडी के अलावा कुछ आपको बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिनको जीसेक या फिर ट्रेजरी बिल, टी बिल भी बोला जाता है। अब जीसेक और टी बिल क्यों लेती है गवर्नमेंट? बेसिकली गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंडिचर करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है। अब हर जगह से वो कोशिश करती है डाइवर्सिफाई करने की, पैसा लोन लेने की। तो इंस्टीट्यूशन से लेती है, फॉरेन बैंक से भी लेती है और आम नागरिक से भी लिए जाते हैं, यानी कि हम और आप। तो वहां पे गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है। अगेन 6 से 7% का आपको सालाना इस पे रिटर्न होता है। काफी सेफ माना जाता है फिक्स डिपॉजिट की तरह, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिफॉल्ट शायद ही करे। अगर वो डिफॉल्ट कर गई तो विल हैव बिगर प्रॉब्लम्स। अब गवर्नमेंट के अलावा डायरेक्ट ना गवर्नमेंट लेके पीएसयूज जैसे गेल, हुडको, एनएचएआई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वो भी अपने काम करने के लिए आपसे लोन लेती है बॉन्ड्स के फॉर्म में। आप उनके बॉन्ड्स बाई कर सकते हैं मार्केट से और आपको वो अगेन 6 से 7% का रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट्स यानी कि जो बिजनेसेस हैं वो भी आम आदमी से लोन लेते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में टाटा, बजाज, रिलायंस और भी कंपनी, यस बैंक वगैरह आपसे लोन लेते हैं। वो आपको अगेन गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यहां पे रिस्क बढ़ रहा है। गवर्नमेंट के डिफॉल्ट करने का जो चांसेस है वो काफी कम है, तो रिस्क कम है, रिवॉर्ड कम मिल रहा है। अब कॉर्पोरेट का जैसे हमने देखा डीएचएफएल या फिर यस बैंक जैसे अपने फेल हो गए, बैंकरप्ट हो गई कंपनी, तो वहां पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वो रिटर्न थोड़े से ज्यादा देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपको एफडी पे 6 से 7% मिल रहा है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड पे आपको 8 से 10% तक का भी रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जितनी ज्यादा रिस्की कंपनी होगी, छोटी कंपनी होगी या रीजनल कंपनी होगी, वो उतना ज्यादा रिटर्न तो देगी लेकिन चांसेस ऑफ डिफॉल्ट उसमें ज्यादा होते हैं। तो इसी वजह से यहां पे ये बताया गया है। अब इस एसेट क्लास में आपको ये एक बात समझ आ गई होगी कि मैक्सिमम रिटर्न यहां पे 6 से 7 से 10% ले सकते हैं, उससे ज्यादा यहां पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमें उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो हमें और थोड़ा सा रिस्क लेके चलना पड़ेगा इक्विटी की तरफ। इक्विटी से कहने का मतलब है स्टॉक मार्केट। यहां पे सारा खेल जो है इस कोर्स का हम समझने वाले हैं। बेसिकली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएसई, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ही बॉम्बे में लोकेटेड हैं। वहां पे शेयर्स यानी कि कंपनी की ओनरशिप, अगर आप शेयर्स खरीदते हैं रिलायंस के, टाटा के, तो आप उस कंपनी के भागीदार बन रहे हैं, कि आप उस कंपनी के पार्ट ओनर बन रहे हैं। तो वहीं पे जिस हिसाब से वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स ग्रो करेगी, अपना रेवेन्यू ग्रो करेगी साल दर साल, वैसे ही आपकी इनकम में ग्रोथ होगी, आपकी जो वेल्थ ग्रो होगी। सालाना वो आपको डिविडेंड भी देगी यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, और कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि जितने का मान लीजिए आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा है तो 2 साल बाद अगर कंपनी अच्छा करती है तो वो 150 रुपए का भी हो जाएगा। तो आपको 2 तरह से बेनिफिट्स मिलते हैं। और आमतौर पर जैसे हमने बात करी थी 12% CAGR पिछले 10 से 15 सालों में हमें देखने को मिल चुका है।
अब कुछ अच्छी कंपनी जो है 20% तक का भी सीएजीआर रिटर्न यानी सालाना रिटर्न देती हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न की यहां पे बात नहीं हो रही, सीएजीआर यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात हो रही है, जिस पे हम आगे और चर्चा करेंगे। इसके अलावा और क्या एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट का? रियल एस्टेट। अब इंडिया में रियल एस्टेट की हालत जो है कब पिछले 10-15 सालों से काफी पतली चल रही है, बिकॉज एक बूम आया था 2000s में, और उस बूम ने उस इंडिया में जितने भी रियल एस्टेट, चाहे वो रेंटल वाले हो प्रॉपर्टी या फिर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, होम हो, बिल्डिंग्स हो, लैंड हो, सबके प्राइस स्काई रॉकेट कर गए थे। और उसके बाद इंडिया में वो प्राइसेस वहां से नीचे ही आते हुए दिखे हैं, एप्रिसिएशन बहुत ही कम दिखा है। जब कोई चीज इतनी ज्यादा ओवर एक्सुबरेंस में, यानी कि सब लोग को लगता है कि अब तो इससे बेटर मौका मिलेगा नहीं, खरीद लो, तब जब वो प्राइसेस वहां से लुढ़कते हैं तो वो हमें क्रैश एक तरह से देखने को मिलता है। और रेंटल यील्ड की अगर हम बात करें, इंडिया में टिपिकली 2 से 3% की मिलती है, यानी कि आपको एफडी से भी कम रिटर्न रेंटल यील्ड के रूप में। अगर आप 1 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदते हैं तो आपको मुश्किल से 2 से 3 लाख रुपए साल का रेंट मिलेगा, दैट्स इट। 2 से 3 लाख का रिटर्न क्या है? कुछ भी नहीं है 1 करोड़ के ऊपर, सोचिए। अब आप कहेंगे कि इसमें एप्रिसिएशन भी होता है प्रॉपर्टी का, नहीं हुआ है पिछले 10-15 सालों में। आप कोई भी ग्राफ उठा के देख लीजिए, लास्ट 10 to 12 ईयर्स में नहीं रिटर्न मिल पाया है। इसी वजह से हम स्टॉक मार्केट का रुख करते हैं। और लास्टली एक जरिया है कमोडिटी, यानी कि जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और वहां पे भी पिछले 20 सालों में 5 से 8% का रिटर्न मिला है। और उसको आप या तो ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्टॉक मार्केट पे भी ईटीएफ ट्रेड करते हैं गोल्ड वगैरह के। गवर्नमेंट भी आपको सॉवरेन गोल्ड फंड्स के बारे में और देती है मौका खरीदने का। बट अल्टीमेटली यहां पे हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर हम 9% से इन्वेस्ट करेंगे फिक्स्ड इनकम में, मान लीजिए बहुत ही कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 9% का यानी कि ज्यादा रिस्क लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा कॉर्पस सिर्फ 3.3 करोड़ का होगा, जो ओरिजिनल एग्जाम्पल हम लेके चले। इक्विटी में अगर आपको 15% का रिटर्न मिल जाता है तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 5.4 करोड़ का, जो सबसे ज्यादा है। अगर आप गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो 8% के हिसाब से आपका 3 करोड़ का ही कॉर्पस इकट्ठा हो पाएगा। इक्विटीज हम यहां पे सिंपल सम टर्म्स में देखें तो जो लॉन्ग टर्म में आपको बेस्ट रिटर्न्स देते हैं। अब आप यहां पे कहेंगे कि क्रिप्टो भी तो है। भैया क्रिप्टो से जितना दूर रह सकते हैं उतना बढ़िया है। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं, अब स्कैम्स वालों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो मेजर बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह हैं, उनके प्राइसेस कितने क्रैश किए हैं, बिकॉज अंडरलाइंग बिजनेस नहीं है। सिर्फ आप फोकस कर रहे हैं कि अगला बंदा मेरे से ज्यादा बेवकूफ है, उसको मैं कैसे उसको चिपका सकता हूं। अंडरलाइंग तो कुछ उसमें वैल्यू है नहीं। अब मेजर थिंग्स यहां से हमें क्या समझ आई, क्रिप्टो वगैरह को भूल के सिंपल रिस्क एंड रिटर्न जो है हैंड इन हैंड जाते हैं। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब जैसे क्रिप्टो की बात करें, आप इतना ज्यादा रिस्क ना ले लें कि आपका ओरिजिनल कैपिटल ही पूरा चला जाए, तो इक्विटीज यहां पे सुपीरियर निकल के आती हैं। फिक्स्ड इनकम यानी एफडी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करें, 9-10% का आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो आपका प्रिंसिपल भी सफा। इक्विटीज जो है सबसे बढ़िया ऑप्शन यहां पे निकल के आता है। रियल एस्टेट में भी हमें कुछ खास रिटर्न मिलता हुआ नहीं नजर आता। तो सिंपल लेसन्स यहां से लेने के लिए क्या नजर आए, अगर हम रिकैप करें तो इन्वेस्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। कॉर्पस जो है उसका इन्वेस्टमेंट पीरियड बहुत मैटर करता है कि आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे, कितनी टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा। और अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक अगर आपको लगता है इक्विटी ज्यादा रिस्की है तो आप एफडी पे भी स्टिक कर सकते हैं, पीपीएफ वगैरह में, जो काफी सिक्योर है अगर आपको रातों की नींद प्यारी है। लेकिन अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपने गोल्स, आपके एस्पिरेशंस थोड़े से ज्यादा हैं, तो इक्विटी का रुख करना ही पड़ेगा। जो इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास आपको समझ आती है उसी में इन्वेस्ट करें। उसके अलावा जो है ये क्रिप्टो विप्टो के चक्कर में ना पड़े।
इन्फ्लेशन को बीट करना है तो रिटर्न कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी सी रिस्क तो उठानी पड़ेगी। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है जो इसमें लास्ट लाइन हमें समझाई गई है, तो अपना एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाएं जिसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आप मेजॉरिटी इक्विटी में करें जब आप यंग हैं, थोड़ा सा आप एफडी में रखें अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, और थोड़ा बहुत गोल्ड और रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई किया जा सकता है अगर आपके पास कुछ गुंजाइश बचती है। तो ये तो थे कुछ की नोट्स इस चैप्टर के। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि रेगुलेटर्स और कैपिटल मार्केट जो स्टॉक मार्केट है उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और क्या क्या वो करते हैं और हमको उनसे क्या समझ लेनी चाहिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिलेगा ताकि मैं और बेहतर तरीके से ये वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।